इस बार योगी जी को भी सांस लेना मुश्किल हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। जी जी, आता हूं अधीर बाबू आपके पास। अमित शाह ने तमिलनाडु के ऊपर बड़ा जोर दे के रखा है, कहते हैं 39 में से 25 सीटें हम लेंगे। एक सीट तो है नहीं उनके पास, वोट उनको 1 से 2% मिलते हैं आगे पीछे करके, लेकिन शायद सेंगोल के बहाने मोदी को कोयम्बटूर या कन्याकुमारी और 2 शायद और सीटें हैं वहां पर जिनको ईयर मार्क किया गया कि वहां से मोदी लड़ सकते हैं। लेकिन उसमें डर एक है मोदी को, और वो डर सता रहा है कि वो वहां से लड़े नहीं लड़े, क्योंकि इन कॉन्स्टिट्यूएंसी को चूज करने के बावजूद भी अगर स्टालिन कहता है कि इसके खिलाफ वोट देने हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो मोदी हार सकते हैं तमिलनाडु से। और अगर मोदी वहां से हारते हैं और बनारस से जीत भी जाते हैं या बड़ौदा से जीत भी जाते हैं, तो भी मिट्टी तो पलीद होती है ना प्रधानमंत्री की, क्योंकि प्रधानमंत्री की हारना बहुत बड़ी हार है, वो उनकी पर्सनल हार है, वो करिश्मा की हार है। दूसरी बात, योगी के सपने बहुत हैं कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, तो खींचतान तो शुरू है, लेकिन अमित शाह कैसे अपनी गोटी को हाथ से जाने देंगे? तो तमिलनाडु के पीएम का हवाला देकर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार तमिलनाडु का पीएम प्रधानमंत्री मोदी हो, या कोई और भी हो सकता है, लेकिन वो तमिल पीएम की बात कर रहे हैं जो तमिल बोलते हैं एक्चुअली। तो योगी का पत्ता काटने की बात हो गई है, यानी कि अंदर की जो खींचतान है, और ये सर्वविदित है कि अमित शाह की योगी के साथ जमती नहीं है। ये मुझे लगता है कि शायद राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी इससे अनभिज्ञ नहीं है। तो एक चाल से 2 निशाने साधने की कोशिश की है अमित शाह ने। अधीरोल साहब। धन्यवाद दिनेश जी। आप काफी समय से कह रहे हैं, और सबसे पहला इशारा शायद आपने ही किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं कि शायद तमिलनाडु से लड़ सकते हैं। ये शायद पिछले दिसंबर की बात रही है, तो वो भी एक बात है। और दूसरी बात यह है कि अमित शाह ने जो ये बात कही है वो भाजपा की एक बैठक में कही है, सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहीं बाइट नहीं दी या किसी सभा में नहीं कहा, तो वहां से ये बात निकलकर बाहर आई है। अब जो सारी चीजें हैं कि अमित शाह ने जिस तरह से पिछले दिनों पहलवानों को शनिवार की रात ये बुलाया और फिर खुद ही उनसे कहा कि आप ये बात किसी से नहीं बताएंगे, और खुद ही अगले रोज सुबह तक वो बात अपने चहेते चैनलों तक पहुंचा दी गई थी कि पहलवान आए हैं और समझौता हो गया है। तो ये बात भी इसी तरह जानबूझकर लीक की गई। अब जो सारी परिस्थितियां हैं कि धनंजय भाई ने जो जिक्र किया, उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जो है वो इंदिरा गांधी या राहुल गांधी नहीं है कि वो दक्षिण में आकर इस जीत जाए अचानक आकर, और वो भी तमिलनाडु जैसा राज्य जहां पर भाषा को लेकर बड़ा विवाद रहा है। और दूसरी बात कि कल दिन में ये बात हुई, कल दिन में ये सुबह ये बात सामने आई, कल शाम तक, कल देर शाम को ही एएनआई की जो संपादक है, और उनकी भक्ति पर तो किसी को शक नहीं है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, और वो जो तमिलनाडु का अखबार है थांथी को लेकर उसका जो सर्वे है वो सामने आया है। तो वो सर्वे तो ये कह रहा है कि अगर तमिलनाडु का सर्वे जो बताता है हमें कि तमिलनाडु की 82% जनता ये चाहती है कि राहुल प्रधानमंत्री बने, लोग ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तो तमिलनाडु से अगर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, और अमित शाह ने ये नहीं कहा दिनेश जी कि तमिल होगा, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु से भी प्रधानमंत्री हो सकता है। तो तमिलनाडु से प्रधानमंत्री हो सकता है। अब अमित शाह तो वहां लड़ने जाएंगे नहीं, नरेंद्र मोदी एक आदमी बचे हैं जिनको वहां पर आप खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि वो तो ओमनी प्रेजेंट है, और राहुल गांधी तो कह ही चुके हैं कि उनको अगर ईश्वर के आगे भी बिठा दें तो ईश्वर को भी वो समझा देंगे कि धरती कैसे बनी है। तो सारे जो सेंगोल वगैरह सारे ये प्रतीक लाए गए पिछले दिनों में, तो ये कहीं ना कहीं ये तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक और सुरक्षित जगह 39 सीटें तमिलनाडु में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर नरेंद्र मोदी इस तरह से तमिलनाडु जाने की गलती नहीं करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि 2 सीटों पर कहीं और से लड़ ले, बनारस से लड़ लें, बड़ोदरा से लड़ ले, और तीसरी सीट यहाँ हो। लेकिन अगर तीसरी सीट पर हार जाते हैं, जैसा जिक्र आपने किया, कि फिर तो प्रधानमंत्री होते हुए 2 बार के प्रधानमंत्री एक चुनाव लड़ते हैं 3 सीटों से, और उनमें से 1 सीट से चुनाव हार जाते हैं, तो वो तो सबसे एक बहुत बुरी स्थिति होगी कि जो स्थिति इंदिरा गांधी को, हालांकि इंदिरा गांधी को स्थिति इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद देखनी पड़ी थी, जब उनका चुनाव ही निरस्त किया गया था।
लेकिन ये तो सीधे तौर पर चुनाव हार जाएंगे अगर वो वहां से चुनाव हारते हैं। तो ऐसी परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी अपने सामने खड़ी नहीं होने देगी। ये सारे और साफ देखिए कि जब हर आदमी को 15 लाख देने की बात कही गई थी और पूरा देश पूरी उम्मीद में बैठा था कि आज नहीं तो कल 15 लाख आ जाएंगे, तो इन्हीं अमित शाह ने कहा था कि वो तो एक जुमला था। तो ये बात जो है ये भी मुझे एक जुमला लगता है कि भटकाए रखो। और जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि तमिलनाडु में कहीं ना कहीं 1, 2, 4 सीटें खींच के, क्योंकि इन्हें भारतीय जनता पार्टी को पता है, और जैसा अभी धनंजय भाई ने कहा, आरएसएस का अपने सर्वे ये कह रहा है कि 150 सीटें के आसपास इनकी आ रही हैं। दूसरा, अगर मोटे तौर पर हम देखें कि जो दक्षिण के राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और साथ में अगर उड़ीसा को भी जोड़ देते हैं तो 150 सीटें बनती हैं। अब 150 सीटों में भारतीय जनता पार्टी, हम 3 व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, उन 150 सीटों में आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतने की स्थिति में है? शायद उड़ीसा से पिछली बार 9 सीटें मिली थी और बाकी रही सही सीटें इन्हें कर्नाटक से मिली थी। तो उस स्थिति में 150 में से अगर उतनी सीटें भी मिल जाती हैं, हालांकि वो असंभव है, कर्नाटक से उतनी सीटें नहीं मिलेंगी, तो 150 सीटें तो ये हो गई। बाकी आप देख लीजिए कि 88 सीटें आप बिहार और महाराष्ट्र की जोड़ दीजिए, तो 542 सीटों में से 238 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी चुनाव से पहले ही बैकफुट पर खड़ी है। तो उन सारी परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को इस समय समझ नहीं आ रहा है कि जो सारी स्थितियां हैं, और आरएसएस भी कहीं ना कहीं, आरएसएस की भूमिका यही रही है कि वो गाहे बगाहे समय समय पर, हालांकि पिछले 9 वर्षों से आरएसएस के लोगों ने जितना फायदा सरकार में भारतीय जनता पार्टी के होने का उठाया है, उतना आरएसएस ने कभी ना वाजपेयी जी के दौर में ना उससे पहले कभी उठाने का मौका मिला था। तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं कि आरएसएस भी अब वैसी आरएसएस नहीं रही, लेकिन आरएसएस कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी की आंखें खोलने की कोशिश करती है जब वो सत्ता में होती है। और मौजूदा स्थिति में जब नरेंद्र मोदी के सत्ता में होने का सबसे ज्यादा फायदा भारतीय आरएसएस को हो रहा है, क्योंकि आरएसएस का एजेंडा ही तो नरेंद्र मोदी लागू कर रहे हैं। भले ही ये बातें सामने कभी कभी आती रही हो कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी में, या मोहन भागवत या नरेंद्र मोदी के बीच में उतने अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी जब नरेंद्र मोदी बात करते हैं कि कपड़ों से हम पहचान लेते हैं कि दंगे कौन करता है, तो वो कहीं ना कहीं आरएसएस का ही एजेंडा सेट कर रहे होते हैं। तो आरएसएस भी पिछले 9 वर्षों से बहुत सुखद स्थिति में है और काफी हद तक बहुत फायदा आरएसएस को मिला है। और आरएसएस दूसरी तरफ कॉर्पोरेट में बदल गई है। आरएसएस की जो सारी चीजें हैं, सारा फायदा आरएसएस को भी मिला है। लेकिन आरएसएस के ऑर्गेनाइजर ने जो सर्वे दिया वो भारतीय जनता पार्टी को चिंता में डाल रहा है। और जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि तो जो राजनीतिक विश्लेषक है कि 238 सीटें ये है, तो अगर 542 सीटों में से 543 सीटों में से 2 तो नॉमिनेट होकर आते हैं हमारे सांसद, तो अगर 543 सीटों में से 238 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है और असम, उत्तर प्रदेश या गुजरात के बूते भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि इन 3 राज्यों के बूते अब हम सत्ता में आने का स्वप्न नहीं देख सकते, तो इस तरह के शगुफे छोड़े जा रहे हैं। और तमिलनाडु के साथ ये साधने की कोशिश की जा रही है कि कहीं दक्षिण से 5, 7, 10 सीटों की भरपाई हो सके। और मैं ये मानता हूं कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी के होते हुए भारतीय जनता पार्टी में बहुमत आने की स्थिति में या सरकार बनने की स्थिति में नरेंद्र मोदी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। जी दिलीप।